प्यारे बच्चों, आज हम लोग बढ़ाते हैं लेक्चर को आगे। जहां हम लोग एरर पढ़ रहे थे, एरर हमने 4 टाइप डिस्कस किया था। अगर टाइप को याद होगा, हमने टाइप फर्स्ट में डिस्कस किया था। हमने एडिशन के बारे में चर्चा किया था कि दो क्वांटिटीज में जब एडिशन होता है, जस्ट लाइक Q1 प्लस Q2, इसमें जो एरर होता है वो एरर ऑलवेज क्या होता है, ऐड करते हैं। अगर हम लोग देखें तो कंसेप्ट को A प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आया था। एरर इन फर्स्ट केस जब हम लोग दो क्वांटिटी का एडिशन करते हैं तो एडिशन में जो एरर होता है हम लोग यहां से फाइंड आउट करते हैं। सेकंड हमारा था सब्ट्रैक्शन का, बहुत ही आसान था, इसमें कुछ नया हमारा नहीं था। हमने यहाँ पे क्या लिखा था, इस इंडिविजुअल क्वांटिटी का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, बट इस क्वांटिटी एरर क्या होता है, एडिशन होता है। इसकी बात करें तो थर्ड में, थर्ड क्वांटिटी था मल्टीप्लीकेशन। अगर ये Q1 Q2 होगा तो हमने क्या देखा था, कंसेप्ट वाइज जो रिलेटिव टर्म्स आए थे तो उसको हमने दो फॉर्म में लिखा था, Q1 डेल्टा टू डेल्टा Q1 Q डेल्टा Q। तो एक फॉर्म हमको समझ में आया था, डेल्टा Q बाई Q इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई Q1 प्लस, अब देखो Q1 Q2 को लिखने का बेस्ट वे था कि डेल्टा A बाई A डेल्टा B बाई लिखे तो अगर A B का फॉर्म क्या होता था हमारा, Q1 एंड Q2 के फॉर्म में हुआ करता था। ठीक है, इसको लिखते थे डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B by B. This is called as relative error in Q. This is called relative error in A and this is B. इसके बाद हमने इसको परसेंटेज एरर के फॉर्म में देखा था। ये छोटा सा रिकैप हम लोग कर लेंगे, बाकी कुछ नया नहीं है। हम लोग बात कर रहे थे अगर परसेंटेज एरर होता था, परसेंटेज एरर का मतलब होता है जो पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फ्रैक्शंस था, क्या डेल्टा Q बाई Q को अगर अपन 100 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता था, उस फिजिकल क्वांटिटी Q में परसेंटेज एरर हमें मिल जाता था। तो हम लोग क्या लिखते थे, डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई B इंटू 100। बस यही था अपना करना। फिर बाद में उन्होंने बताया था जो फिफ्थ टाइप थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ओके, वो डिवीजन का फॉर्म था। अगर मान लो हम किसी क्वांटिटी Q की बात करें, Q1 बाई Q2 था, उसमें एक पॉइंट हमेशा कॉमन था, आपको मैं बताया था कि ऑलवेज एट एनी कंडीशन एरर शुड बी एडेड। एरर क्या होता है, उस ऑर्डर को ऐड करना था। और बोला था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मिनरली कोई कम डिफरेंस नहीं होता है। इसको फिर से वही लिखते हैं, डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई B, और सारे के सारे एरर को हमने ऐड किया था। ये हमारे 4-5 टाइप थे, लेकिन आज जो हम लोग नया टाइप पढ़ेंगे ये बहुत फेमस टाइप है। फेमस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, ये था हमारा फोर्थ टाइप था। ओके, ये 4 ही था। हमने एडिशन पढ़ा, फिर सब्ट्रैक्शन पढ़ा, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो हमारा फिफ्थ टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली आप अगर नीट एग्जाम या मेडिकल को देखो तो पहले ट्रिपल ई, जिसको हम अभी आजकल मेंस बोलते हैं, उस मेंस एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो ये तो आसान सा क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आ जाता है। एरर को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्या होता है, डिवीजन बेस्ड क्या होता है, एडिशन बेस्ड क्या होता है और सब्ट्रैक्शन बेस्ड क्या होता है, इसको सॉल्व करने का एक सेट पैटर्न होता है। लेकिन जब हमने इसको देखा तो हमको पता चला कि एक्चुअली ठीक है, वो क्वांटिटी जब क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ एरर इन द क्वांटिटीज, किसी भी क्वांटिटी का जब कैलकुलेशन करते हैं एरर का, हम सबसे पहले देखते हैं उसका डिपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने आपको डिस्कस किया था, e टू द पावर समथिंग होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब भी किसी वेरिएबल का x हो, y हो और z हो, उसका पावर अगर समथिंग मान लो x टू द पावर a आ गया, y to the power b आ गया एंड z to the power c आ गया, this is the exponent of a, b is the exponent of b and z is the exponent of c। ये हमारा फंडामेंटल हुआ करता था। लेकिन जब इस तरह का एरर आएगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से आता है, और मेडिकल के एग्जाम में ये अल्टरनेट ईयर हर एक साल इस तरह का एरर एक आता है। आप अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो आते ही हैं, इसलिए इस कंसेप्ट को अच्छे से हम सीखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या क्या हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पहले इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट वे होता है कि हमको एनालॉजी पता होना चाहिए, स्टेप्स पता होना चाहिए। अब देखिए, अगर इसको प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x टू द पावर ये a है, y टू द पावर b है, तो क्या अपन z टू द पावर माइनस c लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है z टू द पावर -1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बाई z। तो अगर मैं z टू द पावर -a लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय z टू द पावर a। अगर ये कंसेप्ट यहाँ पे हमारा चल सकता है तो अपन क्या लिख सकते हैं, z टू द पावर -c इज इक्वल टू 1 बाय z टू द पावर c।
तो क्या 1 बाय जो जेड की पावर सी थी, मैं इस टर्म को क्या रिप्लेस कर सकता हूं माइनस सी से। चलो अब तो समझ में आ गया सर। अब क्या पता सर, 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन था, 3 टर्म का मल्टीप्लीकेशन था। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेस्ट ऑफ इरर लिखते हैं। अब इरर का मतलब होता है, इसको सॉल्व करने का बेस्ट तक टेक्निक्स पता होने। सबसे पहले हम लोग रिलेटिव इरर निकालते हैं। हमने क्या सिखाया था, रिलेटिव इरर है किसका, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का निकालना है। उसका फॉर्म देखेंगे, रिलेटिव मतलब डेल्टा क्यू बाय क्यू, यही तो पूछा था। अब देखो इस क्वांटिटी x में कुछ इरर होगा तो लिख सकते हैं, इसका एक्सपोनेंट फॉर्म होता है a डेल्टा x बाय x। व्हाट द पॉइंट, फिर से जो कंपोनेंट b में होगा वो डेल्टा y बाय y। सिमिलरली अब यहां से क्वेश्चन होगा सर यहां पे तो माइनस सी होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए, माइनस सी होना चाहिए। चलो मान लेते हैं, तो उसको लिख सकते हैं डेल्टा जेड बाय जेड। बट मैं आपको बताया हूं कि जब भी इरर आएगा, जब भी इरर का एडिशन हमें होगा, ये तो एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, एक्स वाई जेड तीनों का फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। हमको क्या इरर को जोड़ना है घटाना है, जोड़ना है। इसलिए ऑलवेज ये क्वांटिटी टेकन एज मॉड। हमको नहीं समझ में आएगा, सिंपल से देख लेंगे प्लस होता है। कभी भी गलती से इस टर्म में क्या आना है, माइनस नहीं आना चाहिए। तो हमने पहले से बोल रखा है मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो या डिवीजन हो, हर एक केस में इरर माइनस होता है क्या, नहीं। हर एक केस में इरर क्या होता है, ऐड होता है। इसको लिख सकते हैं ए डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस बी डेल्टा वाई बाय वाई प्लस सी डेल्टा जेड बाय जेड। हमको यहां पता है डेल्टा क्यू बाय क्यू मतलब रिलेटिव इरर ऑफ क्यू। इसको हम लोग आपको पता ही होगा, आर का मतलब क्या होता है, रिलेटिव इरर इन क्यू। इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव इरर इन एक्स। ये क्या होगा हमारा, रिलेटिव इरर इन वाई। व्हाट द पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा रिलेटिव इरर इन जेड। अब यहां से पता चला रिलेटिव इरर इन एक्स, रिलेटिव इरर इन वाई, रिलेटिव इरर इन जेड को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट होता है सर परसेंटेज इरर। अब परसेंटेज इरर को जब हमने देखा तो परसेंटेज इरर का मतलब क्या होता है कि इस क्वांटिटी को इन बाय परसेंटेज कैसे इरर मिलेगा। तो चलो देखना शुरू करते हैं। परसेंटेज इरर मींस डेल्टा क्यू बाय क्यू इनटू 100। अगर इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो डेल्टा क्यू बाय क्यू तो हर एक क्वांटिटी में 100 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। मैं एक ही बार लास्ट में मल्टीप्लाई कर देता हूं, आप देख लेंगे उसको। इसको लिख सकते हैं ए डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस बी डेल्टा वाई बाय वाई प्लस सी डेल्टा जेड बाय जेड। अगर हम इस क्वांटिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, हर एक क्वांटिटी का एरर किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आएगा। इसको एक लैंग्वेज में लिख लेते हैं, दैट इज परसेंटेज एरर इन क्यू, परसेंटेज एरर इन एक्स। तो क्या होता था, a टाइम्स परसेंटेज एरर इन x, गॉट इट। फिर क्या होगा, b टाइम परसेंटेज एरर इन y, c टाइम परसेंटेज एरर इन z। बोल सकते हैं जो परसेंटेज एरर इन x हो, y q होगा, वो क्या होगा, x का जो परसेंटेज है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके एक्सपोनेंट या पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो y का होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से। z को c से मल्टीप्लाई करते हैं। हमको डायरेक्टली इस बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, परसेंटेज आप यहां से भी निकाल सकते हैं। तो हमको इस टाइप के क्वेश्चन हमें आना चाहिए। हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा क्यू बाय क्यू इनटू 100 इज द परसेंटेज एरर इन क्यू। नेक्स्ट ये तो हमारा एक्सपोनेंट है, वो तो बदलेगा नहीं, तो क्या करेंगे, डेल्टा एक्स बाय एक्स, वो क्या होगा, परसेंटेज एरर इन एक्स। डेल्टा वाई बाय वाई इनटू 100 दैट इज परसेंटेज एरर इन वाई मल्टीप्लाई बाय बी, and delta z by z into 100 percentage एरर इन z multiply by c। तो हमको इस कंसेप्ट का क्वेश्चन जब भी आए, जब भी इस तरह का एक्सपोनेंट दिखे तो क्या करना है, सिंपल सा मेथड है। जितने भी वेरिएबल हैं, जितने वेरिएबल हैं, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू a b c दिया होगा और हमको पता होगा x में कितना एरर है, y में कितना एरर और z में कितना एरर है। सिंपल सा मेथड पूछेगा, उस एरर को a से मल्टीप्लाई करो प्लस b को इससे मल्टीप्लाई करो, c को इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर इज फिनिश। ये मैं इसलिए बताऊं कि आपको प्रोसेस बताओ कि प्रोसेस जाता कैसे। इस प्रोसेस से भी आप जा सकते हैं। अदरवाइज अगर इस तरह क्वेश्चन देखे विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कुछ नया चीज नहीं करना है। क्या पूछेगा, परसेंटेज x दिया है पता है, y दिया है पता है, z दिया है पता है, जस्ट उसको एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करने का आंसर
मिल जाएगा। हम इसमें क्वेश्चन करके आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन कैसा आता है। आप इस कंसेप्ट को अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं आगे चलते हैं। तो इतना चीज सीखा है तो हम लोग क्या करते हैं, एक अपना रेफरेंस लेके चलते हैं। रेफरेंस ये कि हमने जो टाइप 1 से टाइप 5 तक जितने केसेस पढ़े हैं, हमने टाइप 3 4 तक मल्टीप्लिकेशन तक क्वेश्चन करके देखा था, लेकिन डिवीजन के साथ साथ जो एडिशनल फॉर्म होते हैं हमने बताया कि टाइप 5 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल से उस सारे टाइप को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और सीखना चाहते हैं कि क्या टाइप 1 से टाइप 5 में हमने बताया टाइप 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर भी क्वेश्चन हमारा आएगा। बट हम क्या करते हैं, एक समरी ऑफ क्वेश्चन लेते हैं, एक सेट ऑफ क्वेश्चन के साथ हर एक जो टाइप 1 to 5 था, इधर इतने ही टाइप के हो सकते हैं आपके एग्जाम में, यही सब पूछेंगे, ठीक है। तो हर एक टाइप को डिस्कस करते हुए क्वेश्चन को हम लोग सेट ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर इसको देखते हैं कि हम लोग क्वेश्चन को समझ पाते हैं या नहीं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन ये है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम दिस 5.0 प्लस माइनस 0.6% सेकेंड इज 40.0 प्लस माइनस 0.4 मीटर, ये दिया हमारा। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एंड एरर इन स्पीड। ओके सर, गिवन डाटा की बात करें, क्या क्या अपने पास गिवन है। तो सबसे पहले सर स्पीड होता है क्या है, सर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, हमने क्लास 9 में पढ़ा है। अगर डिस्टेंस मान लेते हैं डी था, इसका वैल्यू दिया हुआ है 40.0 प्लस माइनस 0.4 मीटर। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम दिया है हमारा 5.0 प्लस माइनस 0.6 मीटर। अब कंसेप्ट टाइप क्वेश्चन को दो पार्ट है पूछा है, पहले तो बताए स्पीड बताओ बॉडी का, फिर उसमें एरर बताना है। अच्छा, सब एक रिलेशन देखेंगे तो क्या होता है, जो भी स्पीड होता है वो कहता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ये तो सीखा अपन। ओके सर, ये डिस्टेंस बाय टाइम इसका मतलब हमको एक कौन सा फॉर्म दिख रहा है सर, क्यू क्वांटिटी है तो क्या दिख रहा है Q1 बाय Q2। क्यों कि अगर Q कोई फिजिकल क्वांटिटी V है जिसको हम लोग स्पीड बोलते हैं, तो Q1 अदर क्वांटिटी एंड Q2 इज अदर क्वांटिटी टाइम बोलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को करने का मैंने सिंपल मेथड बताया था, जो भी हो डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा। अब अगर फॉर्म दिखाना चाहे तो क्या सिखाया था, जो भी एरर होगा किसमें, क्यू में, याद होगा आपको रिजल्ट, परसेंटेज होगा तो परसेंटेज निकालेंगे, नहीं तो सिंपल निकालेंगे। इसने क्या पूछा एरर, तो डेल्टा क्यू बाई क्यू क्या लिखा था आपने, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, यही तो फॉर्म है डिवीजन का। और मल्टीप्लीकेशन का भी सेम था, बोलोगे कैसे, हमने बताया एरर शुड बी ऑलवेज एडेड, ध्यान रहेगा। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंडामेंटल काम करते हैं, पहले स्पीड निकालना। अब इसमें सर कौन सा स्पीड कौन सा टाइम, तो ये जो मीन ट्रू वैल्यू होता है, हमने क्या बताया था लिखने का फॉर्म आपको याद होगा, जब भी किसी क्वांटिटी को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, आपको याद होगा फॉर्म, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, यही तो लिखने का तरीका था। इसको हम लोग लिख सकते थे x हमारा ट्रू वैल्यू है प्लस माइनस डेल्टा x इज द एब्सोल्यूट एरर, यही तो फॉर्म था। तो जो हमने इस टाइम को देखा तो दिस इज द ट्रू टाइम, दिस इज द एरर टाइम, तो डेल्टा x। लेकिन क्या पूछा स्पीड, हमको क्या लेके चलना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू। तो चलो, तो फर्स्ट एस्पेक्ट में अगर v की बात करें तो v कितना होगा, d बाई टी। व्हाट इज d, दिस इज 40.0। लोग सर वो क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रू की। एरर की बात आएगी तो उसको भी सॉल्व करेंगे। बाय कितना होगा 5.0, इसको सॉल्व किया कितना है 8 मीटर पर सेकेंड। कितना सिंपल था ये तो आसान था। लेकिन एरर में क्या था सर, डेल्टा v बाय v में एरर। अब कंडीशन क्या है, मैं लिखना शुरू करूं, अगर p बाय q फॉर्म था, क्या था हमारा q1 बाय q2 को फॉर्म में था, तो हमने इस तरह का फॉर्म लिखा था। अब इसी फॉर्म को एग्जैक्टली रिप्लेस कैसे करते थे, ध्यान से देखेंगे उसको। डेल्टा v बाय v कैसे लिख सकते हैं, पहले क्या है d डेल्टा d बाय d, ऐसे लिख सकते हैं अपन, डेल्टा d बाई डी प्लस डेल्टा t बाई टी, यही तो पूछा अपन से। तो डेल्टा d बाई डी, अब पूछा है एरर, इसका मतलब d भी अपने से पूछा है। अगर मेरे को v पता हो जाए, क्या पता हो जाए अपने को, v तो दिया हुआ है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, वेरी गुड, निकाल सकते हैं सर। अब देखो अब क्या करेंगे सर, डेल्टा d, व्हाट इज डेल्टा d, 0.4, वेरी गुड, 0.4 सर, d वो क्या है 40, गुड सर, डेल्टा t 0.6, व्हाट इज t 5, यही तो है। अब इसको सॉल्व करना है, अपने यहां से क्या निकालना था, एरर dv, इसको यहां भी लिख लेते पहले। अब देखो हमने देखा डेल्टा v बाई 400, चलो इसको एक बार करते हैं यहां से,
इसको पॉइंट हटाएंगे इधर आ जाएगा 4, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 100, ठीक है। अब देखो यहां पर एक 50 आ जाएगी, ठीक है। अब सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्या करूं, इस पॉइंट को 1/100 प्लस 1/50, यही तो सॉल्व कर रहे हैं अपने से, और 6/50, ठीक है। हमने क्या किया, अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, सेम हो जाएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड सेम हो जाएगा अपन। जब हमने 2 से मल्टी कितना होगा ये 13/100, दैट इज dv/v। आप उसको v को ऊपर लेके जाओ, आप सॉल्यूशन करेंगे यहां से, dv कितना होगा 13/100 इंटू v8। अब उसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा कितना परसेंटेज होगा 104/100, मतलब 1.04 द एरर इन द dv, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिखिए, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए इसको। आपको सबको पता, क्लास 10th है, ओम्स लॉ पढ़ के आए। मैंने आपसे ओम्स लॉ की बात, आप क्या बोलोगे सर ओम्स लॉ कैसे कहता है, v = IR, ये फॉर्मूला है। अगर हम देखते हैं तो ओम्स लॉ में सर v क्या होता है, v को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। In Ohm's law experiment, the potential drop across a resistance is measured as V = 5.0 volt. इसका मतलब V का वैल्यू दिया हुआ है 5.0 वोल्ट, ठीक है। एंड करंट इन दी वायर जो I है वो कितना दिया हुआ है 2.00 एम्पियर, ठीक है। फाइंड परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस इफ डेल्टा V = 0.1, पता है कि डेल्टा V चेंज इन कितना है वो 0.1 वोल्ट एंड चेंज इन करंट दिया हुआ है 0.01 एम्पियर। जब हम ओम्स लॉ को देखते तो पता चलता है V = IR, तो ये लगता है कुछ तरह क्वांटिटी Q = Q1 × Q2। तो हमने कैसे लिखा था, परसेंटेज एरर लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, परसेंटेज एरर Q/Q × 100 क्या होता है डेल्टा A/A। अगर Q1 Q2 क्वांटिटी A प्लस डेल्टा लिख सकते हैं तो 100 प्लस डेल्टा B/B × 100, यही तो फॉर्म है अपना। तो क्या पूछा है, परसेंटेज एरर इन R। तो सबसे पहले क्या लिखो, फॉर्मूला आना चाहिए अपने को। तो V = होता है IR, तो R क्या होगा, ध्यान से देखो, R = V/I। ओके सर, ये तो फॉर्मूला बदल गया हमारा, क्या हो गया सर, वो तो हो गया Q1/Q2, लेकिन सर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्या ये Q1/Q2 हो या Q1 × Q2, रिजल्ट इज ऑलमोस्ट सेम। तो क्या पूछा है, डेल्टा R/R इज द रिलेटिव एरर। क्या होता है ये रिलेटिव, इसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I। तो आसान हमारा क्या पूछा है, परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर दे, डेल्टा R/R × 100 इज इक्वल टू डेल्टा V/V × 100 प्लस डेल्टा I/I × 100। आप पूछोगे सर क्या नहीं दिया हुआ है, भी पता है, डेल्टा भी पता है, I/डेल्टा पता है, सॉल्व कर लेंगे। चलो हम करके दिखाते हैं आपको, आप ये स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करके देखेंगे कि आपको आंसर याद है कि नहीं। फॉर्मूला पता है आपको, ऐसे ही क्वेश्चन होने चाहिए जो कि आपको समझ में आ जाए। अब देखो ये तो निकालना ही है, तो मान लेते हैं अपने को निकालना है परसेंटेज R, ये तो निकालना अपने को। डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा V, 0.1, वेरी गुड। डेल्टा V है 0.1, व्हाट इज V, 5.0 × 100, काम चल गया, 5.0 × 100। सेकंड क्या डेल्टा है 0.01, 0.01 डिवाइडेड बाय व्हाट इज करंट 2 एम्पियर, 2.00 × 100। अच्छा, हमने इसको जब देखा तो परसेंटेज कितना हो सकता है सर, अब देखो अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कितना होगा 10 हो जाएगा, 10/5.0, ये सब परसेंटेज की बात चल रही है, गॉट इट। ये कितना होगा 1/2, क्योंकि 2.00 है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 0.01 को अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई को 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो ये कितना होगा 2, ये होगा हाफ, 2 + 1/2, गॉट इट, सिंपल है। जो परसेंटेज एरर R होगा वो कितना होगा 2.5% एरर इन दी रेजिस्टेंस। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया क्वेश्चन चल कैसे रहा है। हमने देखा मल्टीप्लीकेशन किस तरह डिवीजन में कन्वर्ट होता है, बट
एरर का फॉर्म नेवर विल बी चेंजेस, एरर एज इट इज रहेगा जब होगा मल्टीप्लिकेशन, नहीं तो क्या होगा डिवीजन। तो हमको इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा आइडेंटिकल क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन मेडिकल के एग्जाम में चाहे मेंस के बेसिक लेवल के एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया हो ये पूरा, इसको अच्छे से उतार लो, स्क्रीन को पॉज करके उतारो, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को करके देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत पहले पूछा था, ये AIEEE जिसको हम लोग जेईई मेंस के नाम से जानते हैं उसका क्वेश्चन था, ये AIEEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो अब क्या हो गया हमारा जेईई मेंस हो गया। तो वहां पूछा था बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कुछ है नहीं या नहीं आप भी बना सकते हैं। ये मास ऑफ ए बॉडी इज गिवन एज m is equal to 40 plus minus 2% kg। ओके ये सर नया फॉर्म लग रहा है अपने को। अगर मास दिया हुआ है 40 प्लस माइनस 2% kg, इसका मतलब इसका एरर ऑलरेडी किसमें दिया हुआ है परसेंटेज में, इसलिए हम सोचेंगे नहीं। नेक्स्ट क्या है सर, वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना वॉल्यूम दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 3% मीटर क्यूब। अब क्या पूछा है एरर बताओ डेंसिटी में, तो हमको फॉर्मूला पता है ना, डेंसिटी क्या होता है उसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लिखते हैं मास बाय वॉल्यूम। ओके सर ये बात है, जब मास बाय वॉल्यूम होगा तो हमको क्या समझ में आया, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी Q था उसको अगर Q1 Q2 के फॉर्म में ऐसे लिख सकते थे, तो क्या उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा, तो डेंसिटी पहले निकालेंगे फिर उसका एरर निकालेंगे। तो डेंसिटी क्या होता है ग्रॉस वैल्यू या ट्रू वैल्यू ऑफ मास, ट्रू वैल्यू ऑफ दिस। तो लिख लेते हैं इसको रो, कितना होगा वो रो 40 बाय 10। जब अपन इसको सॉल्व करते कितना होता है 4 kg पर मीटर क्यूब। अब इसको लिखना है किसके फॉर्म में, एरर के फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग डी रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो सर यू बाय वी फॉर्म है बट कोई फर्क करने वाला नहीं है, क्या लिखते हैं हम लोग डी रो बाय रो इज इक्वल टू डी एम बाय एम प्लस डी वी बाय वी। अब यहां ताजुब सी बात है सर डीएम तो दिया नहीं, ओके नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कैसे लिख सकते इसको, तो डी रो इज इक्वल टू रो क्या ले सकते हैं, अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करके क्या परसेंटेज एरर हो जाएगा, यही तो पूछा अपने से एरर इन डेंसिटी, तो डी एम बाय एम इंटू 100, फिर क्या लिख सकते प्लस डी वी बाय वी इंटू 100। ऐसा नहीं कि हमेशा हम यही फॉर्म पूरा करेंगे, हो सकता है कि कभी हमको ये फॉर्म हमेशा दिया ही रहे परसेंटेज में, तो हमको क्या पता है डी एम बाई एम की वैल्यू कितना दिया है 2%, इसका वैल्यू कितना दिया है 3%, वी गेट द वैल्यू ऑफ 5%। तो क्या पूछा एरर इंटेंसिटी, तो कैसे लिखते हैं ग्रॉस टर्म रो प्लस माइनस डेल्टा रो, लिखूं 4 प्लस माइनस 5% kg पर मीटर क्यूब, नथिंग एल्स, कुछ नहीं यहाँ पे। इस छोटे छोटे क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन एक हमें पता होना चाहिए। अब मान लो यहाँ पर तो हमने वो ट्राई नहीं किया सर, डेल्टा एम बाई एम तो था ही नहीं, डेल्टा वी बाई वी भी नहीं था, लेकिन एक इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है आपसे कि अगर सिर्फ दिया ही हो तो क्या करोगे, ये तो हमको परसेंटेज पता है, यू कैन डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, सिंपल सी बात, क्योंकि डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 का वैल्यू दिया हुआ कितना 2% और डेल्टा वी बाई वी को कितना वो 3% दिया हुआ, तो बेटर टू ऐड। तो इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको लिख लीजिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखो ये बहुत फैमिलियर क्वेश्चन है, फैमिलियर मतलब क्या, इतना बार एग्जाम में आया है कि हमको ये क्वेश्चन आना ही चाहिए, मतलब मस्ट नो क्वेश्चन होता है। अब हमने पता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमने पहले डायमेंशन में लिख के भी दिखाया था कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है। चलो सर ये कहानी है कि t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी दिया हुआ है। L क्या है, वो लेंथ ऑफ पेंडुलम है, G क्या होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। If the percentage error in L is 1% and percentage error in G is 2%, then find percentage in T। ओके सर, इसको देखने के बाद पता चला सर इसको परसेंटेज एरर निकालना है। इसका मतलब क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन हमारा है कि डेल्टा T बाई टी इंटू 100 का वैल्यू बताओ, ये तो पूछा हमसे। इसको सॉल्व करने का वेरी आसान मेथड है, बहुत ही आसान मेथड, बोलोगे कैसे। अब रीजन ये है कि मैं आपको बता दूं कि एक मेथड होता है याद करने का, लेकिन अब प्रोसेस पे जाए तो प्रोसेस में कुछ नया नहीं होता। चलो हम लोग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी को बोला कि सर L बाय जी का पावर रूट 1/2 है, तो मैं क्या इसको इस तरह लिख सकता हूँ L बाय जी टू द पावर 1/2। सेम मीनिंग है, जब L का पावर 1/2 होगा डिवाइडेड बाय G का पावर 1/2 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई L का 1/2 G का 1/2। ठीक है, चलो इसको और एक स्टेप आगे जाते हैं, 2 पाई
L का पावर 1/2 इंटू जी का पावर -1/2। अब बताओ एरर किसमें है? एरर सिर्फ है L और G में, इसका मतलब 2 पाई का कोई रोल यहाँ पे नहीं होगा। जब इसका रोल नहीं होगा तो सर आ गया हमारा रिलेशन T इज इक्वल टू, हम लोग 2 पाई को बेटा उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि वहां पे जब हमने प्रूफ किया था हमने 2 का वैल्यू किसी कांस्टेंट के बदले लेके आया था, और कांस्टेंट में कुछ एरर हो सकता है नहीं, तो कांस्टेंट में 0 एरर उसको हटा देंगे वहां पे। गॉट इट? L का पावर 1/2 G का पावर -1/2। अब क्या सिखाया था? ये है Q, ये है Q1। अब एक्सपोनेंट कितने? 1/2, ये -1/2। तो लिखना कैसे सिखाया था? डेल्टा T/T। ध्यान से देखेंगे अगर आपको जस्ट पहले का रिजल्ट याद होगा, क्या लिखाया था सर? एक्सपोनेंट को इधर मल्टीप्लाई करते हैं A, फिर क्या लिखते हैं? डेल्टा L/L लिखते हैं, फिर क्या करते हैं सर? -1/2। याद रहेगा यहाँ पे, बट ये माइनस क्यों नहीं होता है आगे डिस्कस करेंगे। 1/2 इंटू डेल्टा G/G। अब बोलोगे सर ये आया कैसे? आपको पता ही होगा, हमने बताया था Q कोई क्वांटिटी हो, Q1 Q2 होता है, इसको लिखने का सिंपल वे होता है डेल्टा बाई क्यू क्या होता है? A डेल्टा x/x, B डेल्टा y/y। ये फॉर्म तो आपको पता ही होगा, ये तो हमने कुछ देर पहले लिखा है। चलो ये पता है अपने को, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? जब हमने ये लिखा था हमने क्या बताया था? एरर कभी भी नेगेटिवली ऐड नहीं होता, चाहे वो प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो। तो क्या होगा, यहां से हमको एक फॉर्म मिल गया 1/2। क्या पूछा है? परसेंटेज एरर पूछा है। तब हम क्या कर सकते हैं? डेल्टा T/T। अगर इस कहानी को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा सर? 1/2 तो सब में कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में दिया हुआ है, तो लिख लेते अपन डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस डेल्टा G/G इंटू 100। बोलोगे सर ये कैसे? तो 1/2 जब कॉमन है तो डेल्टा बाई एल दोनों से 100 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब चलो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्या पूछा है? डेल्टा L/L 100 परसेंटेज एरर इन L इज 1। इसका मतलब जो वैल्यू पता है वो डेल्टा L/L इंटू 100 का वैल्यू कितना है? 1 है। सॉल्व करें हम लोग तो हो जाएगा डेल्टा T/T 1/2 1 प्लस व्हाट इज वैल्यू जी में कितना है? 2। खत्म है कहानी। कितना हो गया? 3/2%। तो जो टाइम पीरियड परसेंटेज एरर इन टी आएगा वो कितना होगा? 1.5% होगा। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जनरली भर भर के आते हैं। भर भर के मतलब होता है कि हर एक एग्जाम में आपको टाइम पीरियड का रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ टी में रीडर पूछ लेगा, नहीं तो इसे पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ क्वेश्चन है, आता रहता है और आगे भी आता रहेगा, इसलिए इसको अच्छे से हम लोग सीख लेंगे कि इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। सिंपल मेथड है, आसान तरीका है, कोई भी नया नहीं है। अगर आपको फंडामेंटल 5 टाइप्स को समझ में आ गया है कि टाइप फर्स्ट कैसे अप्लाई करते हैं, टाइप सेकंड कैसे अप्लाई करते हैं, टाइप थर्ड कैसे अप्लाई करते हैं, दिस इज दी ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमने बताया कि सिर्फ एक ही चीज कॉमन होता है, कॉमन ये है कि उसका सिर्फ डिवीजन होता है, बाकी एरर ऑलवेज फॉलो एज द सेम रूल, डेल्टा क्यू बाई क्यू प्लस डेल्टा क्यू बाई क्यू, सेम और रूल्स। इसको अच्छे से लिखो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन थोड़ा सा अगर सोचने के लिए हम लोग सोचे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको ट्विस्ट कर देता है, लेकिन है कुछ नहीं। आप अगर सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट, आपको एग्जाम वाले का ऐसे ही गधे बना देंगे, बोलेंगे कितना भयानक सा लैंग्वेज लिख देगा, बोलेगा सॉल्व करो, तो सोचोगे आप क्या कंफ्यूज है। एक क्वेश्चन वो भी देखना जरूरी है, ठीक है। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम द टाइम पीरियड मेजर्ड 50 सेकेंड, ध्यान रखें कितना, 50 सेकेंड फॉर 225 ऑसिलेशन। ओके, 2 सेकेंड ऑसिलेशन के लिए अगर इसको हम मान लेते हैं कि ये 2 सेकेंड ऑसिलेशन करता है, ठीक है। अब ऑसिलेशन हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे ऑसिलेशन का मीनिंग कितना होता है, गॉट इट। ये 50 सेकेंड तक क्या करता है, 2 ऑसिलेशन करता है। देन लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 100 सेंटीमीटर। वो जो पेंडुलम है, अगर हम बात करें इस एग्जांपल की, तो कुछ तरह का ये सिंपल पेंडुलम दिखता है हमको, आपको याद होगा इस तरह का ये रोटेट करता रहता है। यहाँ पे ये सिंपल पेंडुलम का लेंथ कितना, 100 सेंटीमीटर दिया। इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच, ध्यान दें क्या दो, लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच, लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच इज 0.1 सेकेंड एंड दैट ऑफ मीटर स्केल, जिससे हमने लेंथ को मेजर किया वो कितना है, 0.1 सेंटीमीटर है। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकता है किसमें, जी में, वो निकालना। अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो इस एक्सपेरिमेंट को आपने क्लास 10th में किया है। मैं जो एग्जांपल दिया था एरर वाले पार्ट के लेक्चर पे,
कि कोई बच्चा अगर हमको जी निकालने की बात आती है, जी कितना आएगा, हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट को स्टॉप वॉच पर करते हैं। आपने क्लास 10th में उसको एक्सपेरिमेंट किया होगा। स्टॉप वॉच में से एक बंदा टाइम देखते, दूसरा क्या करता है, पेंडुलम को रोटेट करवा के डिफरेंस ऑफ वैल्यू को मेजरमेंट करते हैं 20-30 टाइम्स, फिर उसका वैल्यू निकालते हैं, लोग जी निकालते हैं। उसी क्वेश्चन को यहाँ पे मैथमेटिकली विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट कैसे सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन को पूछा है। अल्टीमेटली बात करें तो ये सारा एक्सपेरिमेंट क्लास 10th का है। वहां पर आप लेंथ कुछ और मेजर करते थे, यहां पर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लेंथ को मेंशन कर दिया है। चलिए, जब भी बात आती है किसकी सिंपल पेंडुलम की, तो सबसे पहले टाइम पीरियड की कहानी समझ में आनी चाहिए। टाइम पीरियड कितना होता है सर? टाइम पीरियड पता है कि 2πL/g होता है। वेरी गुड। लेकिन सर बात यह है कि इस बार हमको एरर निकालना है जी में, तो इक्वेशन मस्ट बी कम इन फॉर्म्स ऑफ जी। चलो अब कर सकते हैं। तो अगर हमने क्या दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो टी स्क्वायर इसको मान लेते हैं 4π² सिंपल सी बात है। तो क्या आएगा यहां से, अगर मैं यहां से जी निकालना चाहूं तो जी कितना आ जाएगा, ध्यान देंगे 4π²L/t²। ध्यान देगा ना, L/t²। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं तो क्या लिख सकते हैं, GT⁻²। ये तो सीख रहे अपन, L यहाँ पे L होगा, जी नहीं, LT⁻²। अब क्यों सर, इस कांस्टेंट का एरर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको मन है तो आप एक बार और लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आएगी सर, कोई क्वांटिटी क्यू है, वो ए बी के फॉर्म में है, प्रोडक्ट ऑफ टू के फॉर्म में। क्या बताया था, एरर मेजरमेंट करना है। एरर मेजर करने का मतलब क्या होता है सर, डेल्टा जी/जी निकालना है सबसे पहले, फिर परसेंटेज की बात करेंगे। ओके सर, डेल्टा जी/जी का मतलब होता है 4π का कोई एरर नहीं होगा, 4π² इज द कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का एरर हम लोग लेते हैं क्या, नहीं लेते हैं। तो क्या सिखाएगा हम लोग को सर, डेल्टा L/L होगा पहले। हाउ, क्योंकि L का पावर कितना है 1, तो 1 यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, नो चेंज होगा। बट जो T है वहां पर अपन -2 लेना पड़ेगा। मैं दूसरी तीसरी बार लिख रहा हूं आपको उसमें डर नहीं लगना चाहिए। ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, इसको मॉड लेके प्लस कर देंगे। जब हम सॉल्यूशन के नेक्स्ट स्टेप में पहुंचते तो क्या पता चलता है सर, डेल्टा जी/जी जो कि एरर हमको निकालना था वो कितना आ गया, डेल्टा L/L प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T/T। अब सुनोगे सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट में। लिस्ट काउंट का मतलब होता है जो भी इंस्ट्रूमेंट उसका मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है। लिस्ट काउंट होता है उसका मिनिमम वैल्यू। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको समझने के लिए, बाकी इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आपके पास जनरल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में क्या होता है, सेंटीमीटर स्केल होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। व्हाट द पॉइंट, अगर यहां से यहां तक का 10 सेंटीमीटर है, तो उस पर्टिकुलर सेंटीमीटर स्केल के लिए, किसके लिए, उस पर्टिकुलर सेंटीमीटर स्केल के लिए जो लिस्ट काउंट होगा 1 होगा, 1 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि सबसे मिनिमम लेंथ हम कैसे नाप सकते हैं, 1 सेंटीमीटर। अब कोई बोलेगा सर, अगर मैं बोलूं कि 0.6 है तो हमको पता है स्केल पे ये आता है, गॉट द पॉइंट। लेकिन अगर कोई बोलते हैं 0.62, हम इससे ये मेजर नहीं कर सकते। बता, इधर दिखा तुमको किधर, ये तो 0.1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1 के बाद सेकंड डिजिट का ऑर्डर तो है ही नहीं इसमें, तो सेकंड ऑर्डर का डिजिट हम यहाँ मेजर नहीं कर सकते। तो लिस्ट काउंट का जो बेसिकल मीनिंग होता है उसमें देखते हैं कि उसका जो मिनिमम पार्ट है वो कितना मेजर कर सकते हैं। कहानी यही पता है कि सेंटीमीटर स्केल का लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, इसका मतलब हम लोग मेजर किससे कर रहे हैं, इस सेंटीमीटर स्केल से मेजर कर रहे हैं। व्हाट द पॉइंट्स, हमको समझ में आ गया कि ये कौन सा स्केल लिया हमने, सेंटीमीटर स्केल लिया है। तो लिस्ट कितना काउंट है 0.1 सेकंड, ये भी तो गैप वही है, गॉट द पॉइंट। अब देखो मैक्सिमम कितना मेजर करना है सर, लेंथ को कितना करना है 100 मेजर करना है। टाइम कितना करना है सर, 50 सेकंड तक मेजर करना है। बट लिस्ट काउंट कितना दिया है, 0.1 सेकंड दिया। इसका मतलब मिनिमम जो टी होगा वो डेल्टा टी ये होगा और डेल्टा एल ये होगा। ये हमारा कंसेप्ट होता है समझने का। बोलोगे सर ये क्या नहीं आती मॉडिफिकेशन, कोई भी चीज नहीं होता। अब देखो, जब ये पता है तब वो क्या पूछा है, परसेंटेज एरर होना चाहिए। चलो परसेंटेज की बात आएगी तो क्या करें, डेल्टा जी/जी इंटू 100 क्या लिख सकते हैं, डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T/T इंटू 100। अगर आपको मैं हर एक वैल्यू को मेंशन कर दूं तो क्या सॉल्व कर लेंगे सर, कुछ नया नहीं है। क्या नहीं है, नहीं सर, डेल्टा एल मतलब सर स्मॉल वैल्यू कितना है 0.1/100 सेंटीमीटर इंटू 100। लिस्ट खत्म, कहानी कुछ बचा ही नहीं। अब क्या सर 2 टाइम्स व्हाट इज 2, डेल्टा टी कितना है 0.1। वेरी गुड सर, टाइम कितना है सर 50 सेकंड है।
इसको क्या करूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या नया है, इसने इसको मारा, अब तो कैसे करेगा इसको, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब तो क्या है 4 इंटू 0.1 तो कितना हो गया 0.1 प्लस 0.4। जब हमने इसको देखा तो कितना हो गया, जी का एरर आ गया 0.5% या 1/2 ½ % इज द आंसर। हमने जब इसको सॉल्व किया तो कुछ नया ही नहीं लगा अपने को, क्यों, क्योंकि हमको ये सारा प्रोसेस बेसिकली पता था। अगर मान लो किसी को लिस्ट काउंट का आइडिया नहीं है, अगर एरर में क्वेश्चन आ भी गया, वो लोग सोचेगा सर ये कैसे लूं, बहुत लोग कंफ्यूज है। 25 ऑसिलेशन हमको समझ में नहीं आया कि ये जो वॉच होगा ये क्या होगा। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दिया था कि एक एक्सपेरिमेंट को 25% करेगा, इसको ऑसिलेट करवाएगा, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए आएगा। तो इस पेंडुलम को 25 टाइम्स ऑसिलेट किया गया है, जो पर सेकंड का मेजर्ड वैल्यू है, ये सबने क्या किया सर 50 सेकंड हर एक किसी को आया था। उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकल रीजन यही आता है। अगर आप वहां से भी सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स सॉल्यूशन से, तो आपको किसी को याद होगा, वैसे जरूरी नहीं है। अगर स्कूल का वैल्यू याद होगा तो इस डाटा पे आप स्कूल वैल्यू को चेक करेंगे, आपको ये एग्जैक्ट ये मेथड आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, टेम्परामेटिकली क्वेश्चंस आते हैं, जिस क्वेश्चन को हम लोग बेसिकली फंडामेंटल अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। बाकी रही बात लिस्ट काउंट की, हम इसको लेटर ऑफ दिस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट के साथ डिटेल्स में पढ़ाएंगे। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लिस्ट काउंट, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द अदर वैल्यूज, इस मेजरमेंट को ऐसा ही क्यों करते हैं। कोई बोलेगा सर मैं मानता हूं कि मेरा ये करेक्ट है 0.62, बट ये एरर कहता है कि ये इंस्ट्रूमेंट ये मेजर कर ही नहीं सकता। इसका बहुत सारे कारण होते हैं, सारे कारण को हम लोग वहां पे अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसलिए घबराने की बात नहीं है। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, तो हमारा एक अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है कि हमको इन फ्यूचर किसी भी एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, और आई होप एक सिमिलर कांसेप्ट का क्वेश्चन 2018 के जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे पीछे था बट ऑलमोस्ट कांसेप्ट हमारा यही था। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। पहले 1.5 आएगा तो दिस इज दी, आप इसको चाहे तो सेंटेंस में लिख सकते हैं, बाकी जगह तो है नहीं, लिख लो यहाँ पे मैक्सिमम एरर क्या था, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो यहाँ लिख लीजिए थोड़ा सा जगह हटा के, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन G इज इक्वल टू 1/2%। बाकी सब मैंडेटरी था, ठीक है। मैक्सिमम कितना हो गया 0.5%। बहुत ही फेमस है, मैं जितने भी टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूँ सारा का सारा एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। आपको एग्जाम में एग्जैक्ट बट कांसेप्ट हमारा सेम होता है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आप अगर नीट का पेपर देखेंगे या फिर मेंस का पेपर देखेंगे, मेंस में 1-2 बार पूछा है, बट नीट में इसको कंटिन्यूअसली 4-5 साल से इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन इस तरह के ईयर का आता है तो एग्जैक्टली सेम कांसेप्ट का होता है। हम मैं एक टाइप आपको सिखा रहा हूँ, जस्ट एक ही कांसेप्ट को फॉलो करेंगे, आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आप ये क्वेश्चन को बनाना सीख गए तो नीट में जो भी क्वेश्चन आएंगे स्टेप से आपसे बन जाने, और मेडिकल में भी अगर आ गए जेईई मेंस में तो भी आपसे बन जाने। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि ए फिजिकल क्वांटिटी क्यू, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्यू है जो कि कुछ इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है a² bq डिवाइडेड बाय c√d, if the percentage either in a b c and d are 2%, 1%, 3% and 4% respectively, का मतलब होता है कि जो a b c d का ऑर्डर है तो either in a 2% होगा, b 1 होगा, c 3 होगा एंड d 4 होगा। इस तरह के लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हम लोग मिस रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन को, तो हम लोग क्या करते हैं प्रॉब्लम होता है। कभी सर ABCD है, कौन किसका एरर होगा, इसलिए इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट, जिस तरह का ऑर्डर लिखा होगा, अगर लिखा होगा रिस्पेक्टिवली तो जिस ऑर्डर में ABCD है उसी ऑर्डर में क्या होगा इसका परसेंटेज होगा, वो ध्यान रखेंगे। रेस्ट क्या है सर फिजिकल क्वांटिटी, इसको निकालना किसका रिजल्टेंट एरर इन क्यू, क्यू में कितना आएगा रिजल्टेंट एरर। अब देखो क्यू क्या दिया हुआ है उसको सबसे पहले देखो, सर क्यू दिया हुआ है a², वेरी गुड। सर BQ भी दिया हुआ है, नीचे में कितना है C, ये √d भी है। सबसे पहले इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। कैसे लिखेंगे, अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a² BQ C⁻1, डोंट वरी, और D⁻1/2, ये भी तो आसान ही है। चलो इसको आप ऐसे लिखते हैं a² BQ C⁻1 D⁻1/2। जब हमने इसको देखा ABCD सबका एक्सपोनेंट फॉर्म है तो क्या याद आया सर, सिंपल सा फॉर्मूला तो बताया था आपने, डेल्टा Q/Q लिखाया था। कैसे, जो भी एक्सपोनेंट हो A डेल्टा A/A, तो लिख लो उसको 2 डेल्टा A/A, ये तो सिखाया था। फिर कितना है B, तो कितना एक्सपोनेंट 3 डेल्टा B/B, ये हमने सिखाया पहले। अब देखो -1 है, अब तो सबको समझ में आ गया, माइनस को हमेशा क्या लेके प्लस लेके लिखना है, तो 1
डेल्टा सी बाई सी, 1 से मल्टीप्लाई कर तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अब देखो -1/2, डोंट वरी, ऑलवेज ऐड 1/2 डेल्टा। पूछा क्या है? पूछा भी परसेंटेज एरर है, बस डोंट वरी, डेल्टा क्यू बाई क्यू दोनों साइड क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करेंगे सर? कुछ आसान है सब कुछ। डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस एक और ऐड कर दें सर, डी में कितना है 1/2 डेल्टा डी बाई डी। बस खत्म है। अब तो सॉल्यूशन नहीं लिखना, सिर्फ परसेंटेज एरर इन क्यू। सर 2 टाइम्स है तो इसका वैल्यू हमें पता है, डेल्टा ए बाई ए का परसेंट कितना दिया है 2, डेल्टा बी बाई बी का परसेंटेज कितना दिया है 1, डेल्टा सी बाई सी का परसेंटेज कितना दिया है 3 और डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 का परसेंटेज दिया हमारा 4। तो लिखना शुरू करें। 2 इंटू 2 ध्यान देंगे, 2 इंटू 2 फर्स्ट क्या है 3 इंटू 1, व्हाट इज डी डेल्टा सी बाई सी 3। अब क्या हुआ सर 1/2 यहाँ अवेलेबल है, कंपोनेंट नहीं भूलेंगे, कभी कभी कंपोनेंट बहुत तो छोड़ देते हैं। 1/2 व्हाट इज दिस 4, सॉल्व करो 2 2 3 5 5 3 8 4 12 खत्म। दिस इज द 12% एरर। कुछ नया नहीं है, अगर आपको लगने कुछ भी टफ हो सकता है, परसेंटेज एरर इन क्यू इज इक्वल टू 12%, दैट्स ऑल, खत्म इतना ही। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे सिंपल सा मेथड इसको एज इट इज फॉलो कर लेंगे, आप कौन सा सब का सब बन जाएगा। तो इतने भी एरर थे हमारे, आपको मैं जितना एरर ऑफ टाइप बताया हूं इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चंस, सारे के सारे आपके एग्जाम में जो 11th का नीट हो, मेडिकल हो, फिर जेईई मेंस हो, इवेंचुअली एडवांस में भी अगर इस तरह क्वेश्चन तो आते नहीं है जनरली, इससे थोड़े हट के क्वेश्चन आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट मेंस लेवल तक और मेडिकल लेवल तक सेम क्वेश्चन अगर इस तरह के आएंगे तो आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया होगा, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। ये हमारा एरर का कंक्लूडिंग पार्ट होगा। इसमें हम लोग थोड़ा सा पॉइंट, एक कंसेप्ट होता है राउंडिंग ऑफ, उसको थोड़ा सा पार्ट उसको सीखेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। इसको पहले अच्छे सा लिखिए, ये हमारा एरर का कंक्लूडिंग पार्ट था। जितने 5-6 टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने करवाया आपको क्लास में, आज जितना क्वेश्चन बनवाया, और इससे पहले जो हमने टाइप्स बताए थे कितने तरीके का एरर हो सकता है, सारा का सारा आपको हमने कवर कर दिया। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए छोटा सा कंसेप्ट है, इसका एप्लीकेशन जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट में 2 टाइप का एरर होता है। अगर हम बात करें तो उसमें पढ़ते हैं स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर्स। इस छोटे छोटे कंसेप्ट पे कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को डिसाइड करने बताते हैं, कभी कभी बोलते हैं आपको राउंडिंग ऑफ करने के लिए। एक्चुअली जो आंसर आता है, आंसर उसको राउंडिंग ऑफ करने के लिए बोलते हैं। जस्ट 4 पॉइंट है कंसेप्ट है, सीखने में कुछ नया नहीं है। अब वो क्या क्या करते हैं, बस थ्योरेटिकल पार्ट है, स्टेप देखेंगे। स्टेप क्या है, बोला कि फर्स्ट वी डिसाइड द डिजिट टू बी राउंडिंग ऑफ। बोला क्या है, सबसे पहले तो डिसाइड करो किस डिजिट क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल से करके देखा कि कोई एक एग्जांपल ये दिया हुआ है कि 4.728, ये इसको राउंडिंग ऑफ करना है। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ता है, इफ डिसाइडेड डिजिट टेकन एज लेस देन 1, ओके। अगर हमको डिसाइडेड डिजिट मिल गया कि लेस देन 1 होगा, लेस देन 5 नॉट 1, देन ऑल राइट डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड एंड फर्स्ट लेफ्ट डिजिट टू बी रिमेन्स अनचेंज्ड, ओके। सर अगर इस एग्जांपल को देखें जो हमने लिखा था कि एग्जांपल्स, इस उसको हम सेकंड केस में जब प्रोसीड करेंगे तो क्या बोला है कि हमने जिस डिजिट को डिसाइड किया, किसको, मान लीजिए हमने 2 को डिसाइड किया, किसको डिसाइड किया 2 को, तो उस केस में जो डिसाइडेड डिजिट था उसका जो फर्दर पार्ट है अगर वो 5 से कम है, क्या है वो 5 से कम है, तो उसके सामने वाला का सारे पार्ट क्या करना है, उसको हटा देना है। उसका जो फर्स्ट लेफ्ट डिजिट, इसके लिए एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं। क्या क्या ले सकते हैं, हमने क्या क्या एक डिजिट लिया, ये थोड़ा सा प्रिसाइज डिजिट है क्योंकि डिजिट में को पता चलना चाहिए क्या क्या होता है। हमको सबसे पहले क्या करना था, उस डिजिट को क्या करना था, इंडिकेट करना था। हमने क्या क्या डिसाइड किया, पहले किसको, हमने यहाँ पे 2 को डिसाइड किया था, लेकिन जब हमने इसको देखा तो नेक्स्ट सेंटेंस था इफ द डिसाइडेड डिजिट इज लेस देन 5, जिसको हमने डिसाइड किया अगर वो 5 से कम हो तो आगे होता क्या है उसको एग्जांपल से देखेंगे। देन ऑल डिजिट इज राइट टू इट इज ड्रॉप, मतलब अगर हमारा ये राइट है और ये लेफ्ट है तो जिस डिजिट को हमने फिक्स किया था उसके सामने वाला क्या करते हैं, हटा देते हैं। और फर्स्ट लेफ्ट डिजिट इज रिमेन्स अनचेंज, उसके पहले को हम लोग छोड़ देते हैं। अब एक एग्जांपल से देखो, जो कि हमारा एक एग्जांपल, उसी को हम लोग थोड़ा सा प्रिसाइज लेके थोड़ा सा और वैल्यूएबल एग्जांपल लेके देते हैं।
हमने लिखा 4.73426, तो पहले क्या हमने पहले क्या किया, इसको डिसाइड किया, किसको, 2 को। अगर यहाँ पे हमको राउंडिंग ऑफ करना है, कहाँ पे करना है हमको, 2 पे राउंडिंग ऑफ करना है, तो सबसे पहले क्या देगा, 2 सर लेस देन 5 है, ओके। जब लेस देन 5 है तो उसके साथ का जितना भी सब हटाना है, तो 2 के साथ साथ सब डिजिट को हटा दो, तो क्या बचा, ये ड्रॉप कर दिया हमने। और उससे जो लेफ्ट का पार्ट है सबको एज डी देना है, तो इसको जब हम राउंडिंग ऑफ करते हैं तो कितना आता है, 4.734। दिस इज द कंसेप्ट। पहले क्या था सर, उसको पहले क्या करना है अपने को, फाइंड आउट करना है किस डिजिट को हम लोग राउंडिंग ऑफ करने वाले हैं। फिर क्या करना है, जिस डिजिट का हमें करना था उसको हमने पहले मार्क किया, अगर वो 5 से कम है, क्या है वो 5 से कम है, उसके साथ का जितना भी राइट वाले टर्म्स उसको हटा देना अपने को। हट गया, वो कितना बचा, 4.734। एक और एग्जांपल करके देखते, ठीक है। हमने देखा 6.234, एग्जांपल हम लोग सेकंड स्टेप पे देख रहे हैं। तो ये जो एग्जांपल है हमने किसको डिसाइड किया, अभी 3 को डिसाइड किया। सर पहले काम क्या करना था, डिसाइड करना था, डन। फिर क्या करना, उसको ड्रॉप करना है, किस वाले पार्ट पे, क्या ये 3 5 से कम है, जरूर है, तो क्या होगा, ये पार्ट ड्रॉप कर देंगे, तो क्या होगा हमारा एग्जैक्ट राउंडिंग ऑफ फिगर 6.2। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है, तो क्या हुआ, सबसे पहले बेसिकली समझना था कि डिसाइड हम लोग पहले करते थे, फिर अगर वो 5 से कम था, केस फर्स्ट आया, अगर वो 5 से कम था डिसाइडेड नंबर, तो उसके राइट वाले पार्ट को हम लोग एलिमिनेट करके जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लगा देते, हम लोग लिख देते थे। इस दोनों एग्जांपल से हमें समझ में आ गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं, पहले उस एग्जांपल को लिख लीजिए, फिर हम लोग उसको रफ करेंगे, ठीक है। थर्ड कंसेप्ट की बात करें, एग्जांपल को देखेंगे कैसे कहते हैं, इफ द डिसाइडेड डिजिट इज ग्रेटर देन 5। अब कंसेप्ट आया सर, सबसे पहले ऑर्डर नहीं पढ़ना, हमने एक एग्जांपल लिख लिया, यूं ही किसी कोई नंबर होगा 2.73625, ये हमारा कोई नंबर दिया हुआ है, हमने क्या किया, एक डिजिट को डिसाइड, किसको डिसाइड किया, फर्स्ट कंसेप्ट था सर डिसाइड करने की बात है, हमने इस 6 को डिसाइड कर दिया। अब क्योंकि एग्जांपल हम लोग पॉइंट रिकॉर्डेड इसलिए स्टेप टू स्टेप देखेंगे। थर्ड था इफ द डिसाइडेड डिजिट इज ग्रेटर देन 5, चलो ये हमारा डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5 है, ओके, देन ऑल राइट डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड। क्या करना है उसको, सबको ड्रॉप कर देना है, चलो वो समझ में आ गया। एंड द फर्स्ट लेफ्ट डिजिट रेज्ड बाय 1, ओके, जो उससे पहले का जो लेफ्ट डिजिट को क्या करना है, 1 से बढ़ा देना है। यही कहने का मतलब है सर, अगर ये 5 था तो इस पार्ट को हटाना है सबसे पहले, उसके पहले का फर्स्ट डिजिट कौन है, 3, तो ये राउंडिंग का बताता है 2.74। तो रेज करने का 1 का मतलब है उसको 1 से इंक्रीज करना है। ये तो सीख रहे हैं हम लोग कि मान लो अगर ये 5 से बड़ा था, राउंडिंग ऑफ डिजिट क्या था, वो 5 से बड़ा था, उसको हम लोग सीखा कि अगर 5 से बड़ा होगा तो लेफ्ट में क्या करना है, हटा देना है। उसका जो पहले का जो फर्स्ट डिजिट है उसको क्या करना है, 1 से इंक्रीज कर देना है। इसका मतलब रेज बाय 1 मतलब क्या होता है, +1 ऐड कर देना है। तो 3 में हमने 1 ऐड किया, कितना हो गया, 4, तो ये हमारा राउंडिंग ऑफ फिगर हो गया एग्जैक्टली। थोड़ा सा प्रिसाइज कंसेप्ट है कि कुछ नया नहीं है, बस हमको ऑर्डर याद रखना है कैसे होता है, बाकी हम लोग सब सीख ही जाएंगे। अब एक और एग्जांपल देख लो, यहाँ 3.26745 इतना सारा दिया हुआ है, अब देखो इसे कैसे करेंगे। कंसेप्ट वही है, डिसाइड किसको किया, हमने डिसाइड किया यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करना है। ये आपको एग्जाम में बता देगा कितना नंबर का राउंडिंग ऑफ करना होता है, ठीक है, 62 का। अब देखो अगर वो 5 से बड़ा है, सर कंसेप्ट फुलफिल हो रहा है, 5 से बड़ा है, तो राइट वाले को हटा दो, बस ये तो कंसेप्ट है, यहाँ वाले को हटा दो और इसको 1 से ऐड कर दो, तो कैंसर कितना हो गया, 3.3, राउंडिंग ऑफ आंसर। सिंपल है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले कंसेप्ट को भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। उसको छोटा सा कंसेप्ट है, उसको लिखना आसान है एक्चुअली। हम 2-3 एग्जांपल को देखेंगे तो हमको क्या होगा, आइडिया लिख जाएगा। इस तरह क्वेश्चन क्या होता है, जनरली नीट के एग्जाम में छोटे छोटे एरर के क्वेश्चन में हमको राउंडिंग ऑफ करने दे देता है। और एक और एप्लीकेशन इसका सिग्निफिकेंट फिगर में होता है, वो हम लोग इसको फ्यूचर में अप्लाई करेंगे, बट रूल्स इतना ही है। अगर बेसिकली आपको रूल्स आते हैं, 2 मिनट देखेंगे रूल समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसको लिखिए, फिर हम लोग एक और एग्जांपल से ये जो लास्ट कंसेप्ट है उसको सीखने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल क्या है, इफ द डिसाइडेड डिजिट इज 5। अब कंसेप्ट होता है सर, हमने पहली बार सीखा कि सबसे पहले डिसाइड करना होता है। सर डिसाइड तो हमने कर लिया कि ये 5 या 5 से बड़ा होगा, तो फर्स्ट केस में 5 से छोटे वाले में उसको कैसे अप्लाई करते हैं, 5 से बड़े वाले में कैसे अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है उसका कंसेप्ट देखो। हम इसको समराइज कर देंगे लास्ट में, पर देखिए पहले अब क्या है, अगर वो 5 हो, तो राइट डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड। अगर वो 5 होगा तो सामने का डिजिट क्या करना, हटाना है। एंड फर्स्ट लेफ्ट डिजिट टू बी रेज्ड बाय 1, ओके। सर ये तो पहले से लग रहा है, बट कंडीशन क्या है, अगर वो ऑड होगा तब, ध्यान रखेंगे, अगर उसका फर्स्ट लेफ्ट डिजिट ऑड होगा तभी 1 से रेज करेंगे, अगर वो रिमेन्स अनचेंज हो जाएगा, अगर वो इवन होगा। समझ में आ गया। तो पॉइंट ये था कि जिस डिजिट को हमने फिक्स किया, जिसका राउंडिंग ऑफ करना था, डिसाइड किया उसका करना है, अगर वो वैल्यू 5 के बराबर है, गुड,
तो क्या करना है, उसके राइट वाले पार्ट को हटा देना है। जो अगर फर्स्ट डिजिट है उसको 1 से इंक्रीज करना है। कंडीशन क्या है वो, जब वो ऑड होगा। अगर जब वो इवन हो गया उस केस में कोई चेंज नहीं होगा। एग्जांपल पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था, 3.7256, हमको किसको राउंड ऑफ करना है, 5 को हमने स्टार लगा दिया। तो बोला क्या सर, इसके राइट का पार्ट हटा दो, हट गया। उसका फर्स्ट डिजिट क्या है सर, 2 इज इवन नंबर। ओके, इवन में क्या बताया सर, इवन में अनचेंज। वेरी गुड, नो आंसर, खत्म। क्या हो गया ये, इसका आंसर 3.72, यही है, सिंपल सा रूल है। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा एग्जांपल है 6.347529। डिसाइड किया क्या हमने, सर ये 5 को डिसाइड किया। कहानी क्या थी सर, बाकी वाला को हटा दो, वहां से कोई लेने देने नहीं है। फर्स्ट क्या करना है, 5 के बराबर हो, डिजिट को रिमूव कर दो, किधर वाले को, राइट वाले को। अगर लेफ्ट का फर्स्ट डिजिट ऑड है तो 1 से इंक्रीज करेंगे, अगर इवन होगा तो सेम लिख देंगे। चलो, लेफ्ट का फर्स्ट डिजिट सर 7 एक ऑड नंबर है। 7 क्या एक ऑड नंबर है, तो क्या करूं सर, 1 से इंक्रीज कर दूं, 6.348। नथिंग, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। व्हाट इट। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। 2.23527 डिसाइड किया किसको, f को, सामने वाला को हटाना पड़ेगा। यही तो रूल था, जब वो 5 के इक्वल हो या 5 के बराबर हो जाए तो क्या होता है, राइट डिजिट को हटाते हैं सबसे पहले, इसको हटा दिया। उसका फर्स्ट डिजिट क्या है, इवन या ऑड है, सर इवन है। इवन है तो क्या, सॉरी ऑड है तो क्या होगा, 1 से इंक्रीज कर जाएगा। 2.24 ये 1 से इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम मोटा मोटी समरी की बात करें, सारा पॉइंट ये होता है राउंडिंग ऑफ का मतलब। अगर मैं एक लाइन में समराइज कर दूं, ठीक है सर ये थ्योरी आता है, अच्छी बात है, ये भी समझ लिए वो भी समझ लिए, एग्जांपल में कैसे राउंडिंग ऑफ करना हो। 2-3 पॉइंट याद रखेंगे। क्वेश्चन में मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके मिक्स कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर में जब क्वेश्चन आएगा वहां पे अप्लाई हम लोग डिसाइड कर देंगे कि रूल्स अप्लाई कैसे होता है। एक्चुअली गेम का रूल क्या है, अभी तो लोग बेसिक सीख रहे हैं कि राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है। बट जैसे मान लो क्रिकेट का एग्जांपल दे तुमको, क्रिकेट में क्या होता है, रूल सबको पता होगा कि एलबीडब्ल्यू आउट होता है, हिटिंग द विकेट, आउटसाइड द विकेट, है ना। और गोल फुटबॉल की बात में क्या होता है, कहां से फाउल डाउन हो जाता है, अगर हैंड होता है, समथिंग लाइक दैट रूल्स होते हैं। बट जब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ग्राउंड होता है, उसका एक अलग सा ऑब्जर्वेशन होता है। वहां पर रेफरी इसलिए होता है कि वो क्या करे, उसको समझा सके व्हाट इट की रूल के अकॉर्डिंग वो चल रहा है कि नहीं। ये एक्चुअली रूल है। जब ये ग्राउंड में क्रिकेट खेलने या फुटबॉल खेलने उतरेगा, उससे हम लोग क्या करेंगे, रेफरी की तरह सारा एग्जांपल बाय सॉल्व कर देंगे। बट रूल बन गया है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, किसी का भी राउंडिंग ऑफ करने की बात है, मान लो किसी को राउंडिंग ऑफ करना है, हमने नंबर को डिजिट कर दिया, फिक्स कर दिया, क्या क्या सबसे पहले डिसाइड कर दिया। जब पहला कंसेप्ट होता है सर, अगर 5 से कम हो, जिसको हमने डिसाइड किया था अगर वो 5 से कम हो, तो क्या करना है, उस 5 के साथ साथ सारे नंबर को हटा देना है, बाकी लेफ्ट का रिमेनिंग नंबर लिख देना, बस कहानी खत्म, इतना है। अगर वो 5 से बड़ा हो, अगर वो 5 से बड़ा हो तो क्या करना है, राइट वाले को इसे भी हटाना है, लेफ्ट वाले में क्या करना है, 1 से इंक्रीज कर देना। यहां पे कंडीशन क्या था, इस कंडीशन में इवन ऑड कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखेंगे। अगर वो 5 से बड़ा होगा, इवन होगा फिर भी 1 से एज होगा, ऑड होगा फिर भी 1 से एज होगा। व्हाट द पॉइंट। नेक्स्ट में क्या था, अगर वो 5 के इक्वल हो जाए, जिस डिजिट को हमने डिसाइड किया अगर वो 5 के इक्वल हो जाए, उस केस में क्या होता है, वो डिजिट अगर पहले राइट वाले सेट करके हटाते हैं, फिर क्या होता है, अगर उसका फर्स्ट लेफ्ट डिजिट अगर ऑड हो तो 1 से इंक्रीज करेंगे, अगर ऑड नहीं हो तो क्या होगा, एज इट इज रिमेन सेम रहेगा। दैट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी ऑफ राउंडिंग ऑफ। इतना ही कंसेप्ट हमको जानना है। एक बोर्ड की कहानी थी। आप इस कंसेप्ट के साथ साथ आई होप आपने हर एक एग्जांपल को कोशिश करेंगे कि आप, मेरे पास तो बोर्ड की स्क्रीन को रोकना पड़ेगा, आपको स्क्रीन को रोक करके हर एक का एग्जांपल उसके साथ पैरेलल लिख लेंगे, एग्जांपल ऑफ 1, एग्जांपल ऑफ 2, क्योंकि ये 4 रूल्स है। फर्स्ट रूल तो बेसिक डेस्टिनेशन रूल है कि इसको डिसाइड कैसे करते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ 3 एग्जांपल थे। आप तीनों रूल के एग्जांपल के साथ जहां जहां एग्जांपल आएगा वहां पे स्क्रीन को पॉज करके इसको अच्छे से लिख लेंगे। ये फंडामेंटल कंसेप्ट होता है राउंडिंग ऑफ का। तो हम लोग आज के क्लास में एक्चुअली एरर के बेसिक पार्ट को हमने कंप्लीट किया, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं। 6 टाइप्स के एरर को हमने डिफरेंट टाइप्स में देखा। वो क्वेश्चन जनरली आते हैं एग्जाम में। कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमने सारे टाइप क्वेश्चन को टच करके बताया है, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया है। और आपके पास सीट अवेलेबल है, डीपीपी अवेलेबल है, रिमेंस जो भी कंटेंट अवेलेबल है, कंटेंट को जम के बनाएंगे, जम के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो आपको सारा सा प्रॉब्लम हट जाएगा। ठीक है, तो आज हमने ऑलमोस्ट ये कवर कर दिया है ये टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट, उसमें छोटा सा कंसेप्ट हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर से शुरू करेंगे और इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे। फिर हमारा ये टॉपिक एरर एनालिसिस कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा और हमारा कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।